18 दिसंबर 2015 विजय माल्या ने 14 करोड़ लगा के अपनी 60th बर्थडे की एक ऐसी पार्टी दी कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। यहाँ स्पेनिश सिंगर एनरिके इग्लेसियास और सोनू निगम जैसे स्टार्स परफॉर्म कर रही थी। शैंपेन पानी की तरह बह रही थी और दुनिया भर के सारे बड़े लोग डैज़लिंग लाइट्स के नीचे डांस कर रहे थे। ये रात माल्या की वेल्थ, पावर और इनविंसिबिलिटी की कहानी बयां कर रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यही माल्या केवल 2.5 महीने बाद हमेशा के लिए देश छोड़ के भागने वाला था और पीछे छोड़ जाने वाला था 9,000 करोड़ बैंक स्टॉक। मैं आपको शिवांशु अग्रवाल के इस वीडियो के 3D इंट्रो को क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ। मैं जो भी मटेरियल्स इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ उसकी गूगल ड्राइव की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अलाइट मोशन ऐप में आकर न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले बैकग्राउंड इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। को मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन पर क्लिक करना है एंड स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आपको इमेज की साइज को कैनवास की साइज के बराबर इंक्रीज कर लेना है। आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं 18 दिसंबर 2016 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मोनोरन ब्लैक फॉन्ट को चूज़ कर लेता हूँ। टेक्स्ट की साइज़ को 16 पर सेट कर देता हूँ और इसके कलर को भी वाइट चूज़ कर लेता हूँ। आपको इफ़ेक्ट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट वाले सेक्शन पर आ जाना है एंड यहाँ पर टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट पर क्लिक करना है और टाइप इन पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं कर्सर पर क्लिक करके नन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर स्केल वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर स्केल वैल्यू को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड इसको सेंटर में सेट कर देता हूँ। मैं फिर से इफ़ेक्ट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर ड्राइंग एंड एज के सेक्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग पर। यहाँ पर मैं ग्लो इफेक्ट के ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल पर सेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर इस वाले कलर को चूज़ कर लेता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू को थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं इस होम वाले इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन पर आकर इस होम वाले इमेज को ऐसे नीचे सेट कर देता हूँ। अब मैं फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर 3D कैमरा लेयर को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कैमरा ऑप्शन पर क्लिक करके 3D कैमरा को ऑन कर लेना है एंड यहाँ पर मैं कैमरा लेयर को ड्रैग करके बॉटम में ले आता हूँ। उसके बाद फिर से मैं होम वाले बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इमेज को ऐसे सेट कर देना है। अगर आपकी इमेज छोटी हो रही है तो स्केल वाले ऑप्शन पर आकर स्केल की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पर कैमरा ऑप्शन पर क्लिक करके कैनवास की साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं होम वाली लेयर की टाइमलाइन को 8 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं बाकी तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उनकी भी टाइमलाइन को 8 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आकर नल लेयर को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं कैमरा लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कैमरा लेयर को नल 1 लेयर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं नल 1 लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ और दूसरा की फ्रेम
में नल वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसकी टाइमलाइन को 8 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ एंड नल वाली लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर दूसरी वाली की फ्रेम को 3 सेकंड पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद में दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर एक्स एंड वाई एक्सिस का यूज़ करके इस वाले सीन को ऐसे नीचे की तरफ ले आता हूँ और इस सीन को सेंटर में सेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमारी होम वाली इमेज की वेट थोड़ी छोटी लग रही है साइड से, इसलिए मैं यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर स्केल वाले सेक्शन पर आकर इसकी साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। उसके बाद स्काई वाले बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर एडिट शेप पर आकर वाई एक्सिस की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ जब तक हमें होम वाली बैकग्राउंड इमेज के पीछे स्काई वाला बैकग्राउंड दिखने ना लगे तब। उसके बाद मैं फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर आकर इस वाली इमेज को ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं होम वाले बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इसकी एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को नोट कर लेता हूँ। उसके बाद में जो इमेज हमने ऐड की है उस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर नोट की हुई एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारी इमेज शो होने लगी है। अब मैं स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इमेज की साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ एंड फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आकर इस इमेज को ऐसे राइट साइड में सेट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले इमेज को ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर हमने जो एक्स एंड वाई एक्सिस को नोट किया है उसकी वैल्यू को एंटर कर देता हूँ। उसके बाद स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इस इमेज की साइज को अब मैं कैमरा वाले मेन इमेज लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर क्लिक करके इमेज को डुप्लीकेट
मूव वाले ऑप्शन पर आकर ऐसे इमेज को सेट कर देता हूँ। राइट साइड वाले फीमेल इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर जेड एक्सिस की वैल्यू को -100% -200 एंड -300 सेट कर देता हूँ एंड स्केल ऑप्शन की मदद से इमेज की साइज को छोटा या बड़ा करके मूव ऑप्शन की मदद से बाकी सारी इमेजेस को ऐसे सेट कर देता हूँ। अब मैं इस वाले बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर ब्लर वाले सेक्शन में आ जाता हूँ एंड गॉसियन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर राइट साइड पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस इफेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद में टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट कर इफेक्ट वाले सेक्शन पर आकर यहाँ लेफ्ट साइड पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इफेक्ट को पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर गॉसियन ब्लर की स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर देता हूँ। उसके बाद में होम वाले बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड इफेक्ट वाले सेक्शन पर आकर यहाँ पर लेफ्ट साइड पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इफेक्ट को पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर एक की फ्रेम 2 सेकंड 21 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 8 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। अब मैं फर्स्ट वाली की फ्रेम पर आकर स्ट्रेंथ की वैल्यू को 0 कर देता हूँ एंड दूसरे वाले की फ्रेम पर आकर स्ट्रेंथ की वैल्यू को थोड़ा कम कर देता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके न्यूज़पेपर वाली इमेज को ऐड कर देता हूँ। इस इमेज को 7 सेकंड एंड 13 फ्रेम पर आकर इमेज की टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कैनवास की साइज को 15% कर देता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इमेज को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। तीसरे वाले स्केल ऑप्शन की मदद से इमेज की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इमेज को ऐसे सेट कर देना है। अब मैं 7 सेकंड 51 फ्रेम पर आकर सारी इमेजेस वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सभी लेयर्स को ट्रिम कर लेता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आकर नल वाले लेयर को ऐड कर लेता हूँ एंड बाकी दोनों नल वाली लेयर को सिलेक्ट करके उनकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेना है। अब मैं थर्ड वाली नल वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड आगे 0 सेकंड पर आकर उसकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं फिर से कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कैनवास की साइज को 25% कर देता हूँ। अब मैं 7 सेकंड 51 फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर देता हूँ। अब मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इस इमेज को ऐसे सेट कर देता हूँ एंड तीसरे स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इमेज की साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैं तीसरे नल वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर 7 सेकंड 41 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता एंड यहाँ पर मैं दूसरी की फ्रेम को 9 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। अब मैं दूसरी की फ्रेम पर रहकर ऐसे सीन को जूम आउट कर देता हूँ जेड एक्सिस की मदद से एंड एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से ऐसे सीन को ऐड कर देता हूँ सेंटर में। अब मैं तीसरे स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इस टेबल वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर तीसरे वाले शेडो वाले ऑप्शन पर आकर शेडो को इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पर शेडो की साइज को 75 पर सेट कर देता हूँ। अब मैं इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर देता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 9 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर ब्लर की स्ट्रेंथ को
0.014 पर सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कैनवास की साइज को 15% कर देता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड इस वाले बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर देता हूँ। अब मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इस वाले इमेज को फर्स्ट वाले सीन के नीचे ले आता हूँ। अब मैं तीसरे स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इमेज की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इमेज को आपको ऐसा सेट कर देना है। अब मैं यहाँ पर 8 सेकंड 51 फ्रेम पर आकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ एंड नल लेयर को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं तीसरे वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं फोर्थ वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर देता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 10 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। अब मैं सभी नल लेयर्स एंड कैमरा लेयर को सिलेक्ट करके उनकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं फोर्थ वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर दूसरे वाले सीन को ऐसे एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से ऐसे सेट कर देता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं म्यूजिक कॉन्सेंट वाले बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसकी टाइमलाइन को 16 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले मेन वाले इमेज को ऐड कर देता हूँ एंड म्यूजिक कॉन्सेंट वाले लेयर की टाइमलाइन को फोर्थ वाले नल लेयर के फर्स्ट वाले की फ्रेम एक्सटेंड कर लेता हूँ एंड अब मैं म्यूजिक कॉन्सेंट वाले बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वैल्यू को नोट कर लेता हूँ। अब मैं मेन वाले इमेज लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को हमने जो नोट की है उस वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब मैं मूव ऑप्शन पर रहकर इस इमेज को ऐसे सेट कर देता हूँ एंड तीसरे वाले स्केल ऑप्शन पर आकर इमेज की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस दूसरे वाले मेन वाले इमेज ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर हमने जो एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को नोट किया है उसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस इमेज को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बाकी सारी इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। आपको ऐसे ही पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर हमने जो एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को नोट किया है उस वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मूव ऑप्शन की मदद से इस वाले शेप को यहाँ पर इस मेन इमेज के ऊपर ऐसे सेट कर देता हूँ एंड तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आकर शेप की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। अब कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर ब्लैक वाले कलर को चूज कर लेता हूँ। अब मैं रेक्टेंगल वाले लेयर को ड्रैग करके इस वाले इमेज के नीचे ले आता हूँ। अब मैं मेन वाले इमेज वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर क्लिक करके इस इमेज को डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब मैं इस मेन वाले इमेज वाले लेयर को एंड रेक्टेंगल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर दूसरे वाले मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब मैं ग्रुप एंड मास्क वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इस वाले इमेज को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। अब मैं ग्रुप एंड मास्क वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर एडिट ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड रेक्टेंगल वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रेक्टेंगल लेयर को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं 10 सेकंड 1 फ्रेम पर आकर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड पेस्ट लेयर ऑप्शन पर क्लिक करके लेयर को पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं रेक्टेंगल वाले लेयर को ड्रैग करके फर्स्ट वाले इमेज लेयर के नीचे ले आता हूँ। अब मैं रेक्टेंगल वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर मूव ऑप्शन की मदद से इस रेक्टेंगल को यहाँ पर इस इमेज के पर ऐसे सेट कर देता हूँ। अब मैं फर्स्ट वाले इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस इमेज को डुप्लीकेट
जेड एक्सिस को अलग अलग वैल्यू पर सेट कर देता हूँ। वैसे ही आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने बताया। अब मैं 9 सेकंड 51 फ्रेम पर आ जाता हूँ एंड प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आकर एक नल लेयर ऐड कर लेता हूँ। अब मैं 5th वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसकी टाइमलाइन को 0 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ एंड पीछे भी 16 सेकंड तक टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं 9 सेकंड 51 फ्रेम पर आ जाता हूँ एंड 5th वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम 9 सेकंड 51 फ्रेम पर ऐड कर लेता हूँ। अब मैं 14 सेकंड आगे आकर और दूसरा की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। अब मैं सभी नल लेयर्स एंड कैमरा लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को 16 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं 4th वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 4th वाले नल लेयर को 5th वाले नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर इस सीन को ऐसे जूम आउट कर लेता हूँ जेड एक्सिस की मदद से। अब मैं यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 4th वाले इन एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब 10 सेकंड पर आ जाता हूँ एंड प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस सिंगिंग मैन वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर हमने जो एक्स एंड वाई एक्सिस को नोट किया है उसकी वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब मैं मूव ऑप्शन की मदद से इस इमेज को ऐसे सेट कर देता हूँ एंड तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इमेज की साइज को इतना इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं फिर से मूव वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर इसकी जेड एक्सिस को इसको -100 पर सेट कर देता हूँ। अब मैं इस मेन वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड इस इमेज की टाइमलाइन को 8 सेकंड 51 फ्रेम तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं इस वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर 11 सेकंड 21 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 11 सेकंड 14 फ्रेम पर ऐड कर लेता हूँ। अब मैं दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस वाले इमेज को ऐसे कैनवास के बाहर ले जाता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 4th वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं 11 सेकंड 21 फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस दूसरे मेन वाले सिंगिंग इमेज को ऐड कर देता हूँ। हमने जो एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को नोट किया है यहाँ पर उस वैल्यू को एंटर कर देता हूँ। इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को -100 पर सेट कर देता हूँ। अब मैं मूव ऑप्शन की मदद से इस इमेज को ऐसे सेट कर देता हूँ एंड तीसरे वाले स्केल ऑप्शन पर आकर इमेज की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं इस इमेज को ऐसे ड्रैग करके इसकी टाइमलाइन को लेफ्ट साइड पर थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर 11 सेकंड 21 फ्रेम पर रहकर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 11 सेकंड 40 फ्रेम पर आकर ऐड कर देता हूँ। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस इमेज को यहाँ पर कैनवास के बाहर ऐसे ले जाता हूँ। अब यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 4th वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। इन दोनों इमेज को सिलेक्ट करके उनकी टाइमलाइन को 16 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड इस वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इस सिंगिंग मैन वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इसके एक्स एंड वाई एक्सिस के वैल्यू को नोट कर लेता हूँ। अब हमने जो मैन वाली इमेज को ऐड किया है उस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर मैंने जो एक्स एंड वाई एक्सिस के वैल्यू को नोट किया है उस वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसमें अब मैं जेड एक्सिस पर आकर जेड एक्सिस को -250 तक इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर इस इमेज को फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। अब मैं इस जेड एक्सिस की वैल्यू को -500 तक इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं तीसरे स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ एंड इस इमेज की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं फिर से मूव वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 40 सेकंड 20 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। अब मैं दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस इमेज को ऐसे ऊपर ले आता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 4th वाले इन एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं इस
इमेज के पहले वाले सीन की सारी इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर 14 सेकंड 20 फ्रेम तक सारी इमेजेस को ट्रिम कर लेता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पार्टी वाले बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इस पार्टी वाले बैकग्राउंड इमेज के मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। हमने जो एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को नोट किया है उस वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ एंड एक नल लेयर को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं बाकी सारी नल लेयर्स एंड कैमरा लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, उनकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब हमने नल लेयर को ऐड किया है उस नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसकी टाइमलाइन को स्टार्टिंग तक एक्सटेंड कर लेता हूँ एंड नल लेयर की टाइमलाइन को 19 सेकंड तक पीछे भी एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं बाकी सारी नल लेयर्स की टाइमलाइन को 19 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं इस पार्टी वाले बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसकी टाइमलाइन को भी 90 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं इस पार्टी वाले बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर मूव ऑप्शन की मदद से इस इमेज को सेंटर में सेट कर देता हूँ। अब मैं तीसरे स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर इस इमेज की साइज को तब तक इंक्रीज करता हूँ जब तक कैनवास फिल ना हो जाए। अब मैं इस मेन वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसकी टाइमलाइन को भी 19 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं सिक्स्थ वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर फर्स्ट की फ्रेम 40 सेकंड 21 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 70 सेकंड 20 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। अब मैं दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर जेड एक्सिस को माइनस में तब तक इंक्रीज करूंगा जब तक हमारा सीन ऐसे सेट ना हो जाए। अब मैं पार्टी वाले बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर स्केल ऑप्शन पर आ जाता हूँ। इस इमेज की हाइट एंड विड्थ को इस कैनवास की साइज के बराबर सेट कर देता हूँ। अब मैं ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इन एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूं। अब मैं 70 सेकंड पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले मेन वाले इमेज को ऐड कर लेता हूं। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर हमने जो एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को नोट किया है उस एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मूव ऑप्शन की मदद से इस इमेज को यहाँ पर राइट साइड पर ले आता हूँ एंड थर्ड वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इस इमेज की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं जेड एक्सिस को -100 पर सेट कर देता हूँ। अब मैं बाकी सारी इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ एंड उसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को अलग अलग वैल्यू पर सेट करना है एंड मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अब मैं सारे ऐड की हुई इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को 40 सेकंड 20 फ्रेम तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन आ जाता हूँ एंड एक नल लेयर ऐड कर लेता हूँ। अब मैं अभी सारी ऐड की हुई इमेजेस वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड उन लेयर की टाइमलाइन को 90 सेकंड 20 फ्रेम तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं बाकी सारी नल लेयर्स एंड कैमरा लेयर को सिलेक्ट करके उनकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ एंड अभी हमने जो नल लेयर ऐड की है उसको सिलेक्ट करता हूँ एंड इस नल लेयर की टाइमलाइन को भी स्टार्टिंग तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं सिक्स्थ वाली नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर पेरेंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले नल लेयर को नल 7 लेयर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं 70 सेकंड पर आ जाता हूँ एंड नल 7 वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर 70 सेकंड पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 80 सेकंड 30 फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। अब मैं दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस सीन को ऐसे सेट कर देता हूँ एंड जेड एक्सिस की मदद से सीन को ऐसे जूम आउट कर देता हूँ। अब मैं ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इन एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं 80 सेकंड 21 फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर नल लेयर को ऐड कर लेता हूँ। अब अभी हमने जो पहले
इमेजेस सेट किए हैं उन सारी इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को एंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं सारी नल लेयर्स एंड कैमरा लेयर को सिलेक्ट करके उनकी टाइमलाइन को भी एंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं नल 7 वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर पेरेंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 8 इसको नल लेयर 8 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं 80 सेकंड 26 फ्रेम पर आ जाता हूँ। यहाँ पर नल 8 वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर 80 सेकंड 26 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 90 सेकंड 30 फ्रेम पर ऐड कर लेता हूँ। अब मैं दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस सीन को ऐसे राइट साइड की तरफ ले जाता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इस वाले बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। हमने जो एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को नोट किया है उस वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब मैं एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस वाले बैकग्राउंड इमेज को लेफ्ट साइड की तरफ एंड यहाँ पर इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू माइनस 110 पर सेट कर देता हूँ। अब मैं तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर इस बैकग्राउंड वाली इमेज की साइज को तब तक इंक्रीज करता हूँ जब तक वो कैनवास में फिल ना हो जाए एंड मैंने जैसे एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस वाले इमेज को सेट किया है वैसे ही आपको इमेज को सेट कर देना है। अब मैं 19 सेकंड 13 फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस डांसिंग मैन वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर हमने जो एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को नोट किया है उसे यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर जेड एक्सिस की वैल्यू को माइनस 150 पर सेट कर देता। अब तीसरे स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इमेज की साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस इमेज ऐसे सेट कर देता हूँ। अब मैं बाकी सारी इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ एंड उनको भी ऐसे सेट कर देता हूँ। उन सभी इमेजेस जेड एक्सिस की वैल्यू को डिफरेंट वैल्यू पर सेट कर देना है। अब मैं यहाँ पर इस इमेज की जेड एक्सिस की वैल्यू को -500 पर सेट कर देता हूँ एंड तीसरे स्केल देता हूँ। अब मैं बाकी जितनी हमने इमेजेस सेट किए हैं उन सभी इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ एंड सभी नल लेयर्स को भी सिलेक्ट करता हूँ। उनकी टाइमलाइन को भी 22 सेकंड 13 फ्रेम तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं 90 सेकंड 21 फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आकर एक नल लेयर को ऐड कर लेता हूँ एंड इस नल लेयर की टाइमलाइन को अगेन पीछे एंड आगे तक टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं नल 8 वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर पेरेंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नल 9 लेयर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं 90 सेकंड 21 फ्रेम पर रहकर नल 9 वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ और दूसरा की फ्रेम 22 सेकंड पर ऐड कर लेता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर जेड एक्सिस की मदद से इस वाले सीन को ऐसे जूम आउट कर लेता हूँ। अब मैं इस बैकग्राउंड वाली इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर इस इमेज की साइज को तब तक इंक्रीज करूँगा जब तक यह इमेज कैनवास पर फिल ना हो जाए। अब मैं पीले कोट वाले मैन वाले इमेज लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। इस वाले इमेज की जेड एक्सिस की वैल्यू -44,000 इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को -1000 पर सेट कर देता हूँ। अभी हमने जो बाकी इमेजेस सेट किए हैं उन सभी इमेजेस की जेड एक्सिस की वैल्यू को हमने जो इस फर्स्ट वाली इमेज की जेड एक्सिस को सेट किया है उससे -100 के डिफरेंस में आपको सेट कर देना है। अब मैं 21 सेकंड 51 फ्रेम पर आकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आकर एक नल लेयर को ऐड कर लेता हूं। अब मैं सभी हमने जो ऐड किए उन सभी इमेजेस वाली नल लेयर्स को ऐड सिलेक्ट कर लेता हूं
एंड उनकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं 9th वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर पेरेंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस लेयर को 10th वाले नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं 10th वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर 21 सेकंड 51 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 23 सेकंड 13 फ्रेम पर ऐड कर लेता हूँ। अब मैं दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस सीन को ऐसे सेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 4th वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं स्केल की वैल्यू को तब तक इंक्रीज करूँगा जब तक हमारी इमेज यहाँ पर कैनवास में फिल ना हो जाए एंड फर्स्ट वाले मूव वाले ऑप्शन पर आकर इस इमेज को ऐसे सेंटर में सेट कर देता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले मेन इमेज को ऐड कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इस इमेज को यहाँ पर ऐसे सेंटर में सेट कर देता हूँ। अब मैं तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इमेज की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। अब हमने जो आगे ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर्स को क्रिएट किया है उन सभी लेयर्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उन लेयर को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं 23 सेकंड 13 फ्रेम पर आकर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उन लेयर्स को पेस्ट कर देता हूँ। अब इस वाले मेन इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इसके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को नोट कर लेता हूँ। अब मैं फर्स्ट वाले ग्रुप एंड मास्क वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर हमने जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के वैल्यू को नोट किया है उसे यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अभी जो मैंने प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस को आपको सफेद ग्रुप एंड मास्क वाले लेयर के साथ करता हूँ एंड यहाँ पर पेरेंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको 11 वाले नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं 11th वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड 23 सेकंड 21 फ्रेम पर रहकर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड 25 सेकंड 13 फ्रेम पर रहकर दूसरा की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर जेड एक्सिस की मदद से इस सीन को ऐसे जूम आउट कर देता हूँ एंड एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से थोड़ा सीन को ऐसे नीचे की तरफ ले आता हूँ
ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईजी एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं हमने जो सीन में इमेज ऐड किए उन सभी इमेज को नल लेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को 27 सेकंड एंड 13 फ्रेम तक टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं 25 सेकंड 21 फ्रेम पर आकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर एक लेयर को ऐड कर लेता हूँ एंड इस नल लेयर की टाइमलाइन को अगेन पीछे एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं 11th वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर पेरेंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको 12th वाले नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं 12th वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर 25 सेकंड 21 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 27 सेकंड 13 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। अब मैं दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर Z एक्सिस की मदद से इस सीन को ऐसे जूम इन कर देता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इजी एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं इस मेन वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर 26 सेकंड एंड 51 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। अब मैं सिटिंग मेन वाले इमेज वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर 26 सेकंड 51 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 27 सेकंड 13 फ्रेम पर दूसरा की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर इस इमेज को एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से ऐसे सीन के बाहर ले जाता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं 26 सेकंड 51 फ्रेम पर आकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इस दूसरे इमेज को ऐड कर देता हूँ। अब मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस इमेज को फर्स्ट वाले इमेज के ऊपर ऐसे सेट कर देता हूँ। अब मैं फर्स्ट वाले सिटिंग मेन वाले इमेज लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को -1 पर सेट कर देता हूँ। अब मैं 26 सेकंड 51 फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस प्लेन वाले बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर देता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इस इमेज को ऐसे सेंटर में सेट कर देता हूँ एंड तीसरे स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इमेज की साइज को तब तक इंक्रीज करूँगा जब तक कैनवास पर पूरा फिल ना हो जाए। अब मैं इसके पहले वाले सीन के बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले यहाँ पर 26 सेकंड 51 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 27 सेकंड 28 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर ओपेसिटी की वैल्यू को 0% कर देता हूँ। ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं हमने जो अभी बैकग्राउंड लेयर ऐड की है उस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम 26 सेकंड 61 फ्रेम पर ऐड कर लेता एंड दूसरा की फ्रेम 27 सेकंड 28 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर ओपेसिटी की वैल्यू को 0% कर देता हूँ। ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब इस बैकग्राउंड लेयर को ड्रैग करके इस सिटिंग मेन वाले इमेज के नीचे ले आता हूँ। अब मैं दूसरे सिटिंग मेन वाले इमेज Z एक्सिस की वैल्यू को -375 पर सेट कर देता हूँ। अब मैं 27 सेकंड 21 फ्रेम पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर एक नल लेयर को ऐड कर लेता हूँ। अब हमने जो दोनों इमेज लेयर ऐड की है उस इमेज एंड सभी नल लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं 12th वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर पेरेंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इसको 13 वाले नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं 13 वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर 27 सेकंड 21 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 28 सेकंड 15 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर Z एक्सिस की मदद से इस सीन को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ
एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं हमने जो सिटिंग मैन वाली इमेज ऐड की है उस इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करता एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर 27 सेकंड 11 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 27 सेकंड 13 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस इमेज को ऐसे सेट कर देता हूँ एंड तीसरे स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इस इमेज की साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। 28 सेकंड 41 फ्रेम पर आकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आकर एक नल लेयर को ऐड कर लेता हूँ। 13 वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर पेरेंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको 14 वाले नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। नल लेयर्स एंड इमेजेस की टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं 14th वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर 28 सेकंड 41 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 30 सेकंड 10 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाला की फ्रेम पर रहकर जेड एक्सिस की मदद से इस सीन को ऐसे जूम आउट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं 28 सेकंड 41 फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस क्लाउड वाले बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इस इमेज को इस सेंटर में सेट कर देता हूँ एंड तीसरे वाले स्केल ऑप्शन पर आकर इस इमेज की साइज को तब तक इंक्रीज करता हूँ जब तक इमेज इस कैनवास में फिल ना हो जाए। अब मैं 28 सेकंड 41 फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस प्लेन वाले बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इस प्लेन वाले इमेज को सेंटर में सेट कर देता हूँ एंड इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को भी इंक्रीज कर लेता हूँ। अब तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ एंड इस इमेज की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं इस प्लेन वाली एंड क्लाउड वाले बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड दोनों की टाइमलाइन को 28 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं इस प्लेन वाले बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को -2500 तक इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं इस सिटिंग मैन वाले एंड बैकलाइन वाले बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को 28 सेकंड 13 फ्रेम इनकी टाइमलाइन को ट्रिम कर लेता हूँ। अब मैं इस प्लेन वाले एंड क्लाउड वाले इमेज लेयर की टाइमलाइन को 32 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं 30 सेकंड 1 फ्रेम पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ एंड एक नल लेयर को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं 14th वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर पेरेंटिंग वाले ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर 15 वाले नल लेयर के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं सभी नल लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं प्लेन वाले इमेज लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम 30 सेकंड 1 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 31 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। अब दूसरे वाले रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड फर्स्ट की फ्रेम 30 सेकंड 1 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। अब मैं दूसरे वाले की फ्रेम पर आकर इसकी रोटेट की वैल्यू को -50% पर कर देता हूँ। अब मैं फर्स्ट वाले मूव वाले ऑप्शन पर आकर दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को माइनस में इंक्रीज कर लेता हूँ एंड एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस इमेज को ऐसे सेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं 15 वाले नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर 30 सेकंड 51 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। दूसरा की फ्रेम 31 सेकंड 15 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस सीन को सेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं क्लाउड वाले बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर थर्ड वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ एंड इस इमेज की साइज को इस इमेज की हाइट को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं 31 सेकंड 15 फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले
बिल्डिंग वाले बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस इमेज को ऐसे यहाँ पर ले आता हूँ एंड थर्ड वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर इसकी विड्थ को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ एंड इमेज को ऐसे सेट कर देता हूँ। अब मैं 30 सेकंड 51 फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस इमेज को यहाँ पर ले आता हूँ एंड तीसरे स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इस इमेज की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। अब हमने जो अभी दोनों इमेज ऐड की है उन दोनों इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को 30 सेकंड 51 फ्रेम तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 31 सेकंड 15 फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं वीडियो वाली लेयर को ड्रैग करके यहाँ पर इन दोनों इमेज के नीचे सेट कर देता हूँ। अब मैं इस वीडियो वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर इसकी वैल्यू को तब तक इंक्रीज करता हूँ जब तक एक कैनवास में फिल ना हो जाए एंड मूव ऑप्शन की मदद से ऐसे सेट कर देता हूँ। अब मैं ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ। दूसरा की फ्रेम 31 सेकंड 59 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसकी ओपेसिटी की वैल्यू को 0% कर देता हूँ एंड यहाँ पर फोर्थ वाले इन एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं 32 सेकंड फर्स्ट की फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस मेन वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर इमेज की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इमेज को ऐसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर जेड एक्सिस की वैल्यू को -100 पर सेट कर देता हूँ। अब मैं दूसरे वाले इमेज को भी ऐड कर लेता हूँ। अब मैं 32 सेकंड फर्स्ट फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस मेन वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। अब तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस इमेज को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ एंड इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को -10% पर सेट कर देता हूँ। ऐसे ही मैं दूसरे वाले इमेज को भी ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इन चारों इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को 30 सेकंड 51 फ्रेम तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं 31 सेकंड 49 फ्रेम पर आकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट को एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मोनोरंट ब्लैक फॉन्ट को चूज कर लेता हूँ। इसकी टेक्स्ट की साइज को 14 पर सेट कर देता हूँ। अब कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर वाइट कलर को चूज कर लेता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। इसकी साइज को 4400 तक इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर देता हूँ। अब इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस वाले कलर को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल पर सेट कर देता हूँ। अब मैं टेक्स्ट वाले सेक्शन पर आकर टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को टाइपिंग पर ऐड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर कर्सर पर आकर इसको नन पर सेट कर देता हूँ। अब मैं एंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इन एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं 31 सेकंड 41 फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आकर एक नल लेयर को ऐड कर लेता हूँ। नल 15 वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर पेरेंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नल 16 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं नल 16 वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम 32 सेकंड 41 फ्रेम पर ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 33 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर जेड एक्सिस की मदद से ऐसे सीन को जूम इन कर लेता हूँ एंड एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से ऐसे सीन को सेट कर देता हूँ। यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इन एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब जो इमेज का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ।